रुद्र के अचानक आने के कारण रेस्तरां में माहौल अजीब होने लगा। हर कोई जानबूझकर या अनजाने में रुद्र को घूर रहा था। वे खाने के मूड में नहीं थे। आखिरकार रुद्र इतने सालों से वापस नहीं आया था। ये लोग नहीं जानते थे कि वह अचानक वापस क्यों आया, लेकिन वे चिंतित थे कि रुद्र शायद सिंघानिया कॉरपोरेशन के लिए ही आया हो। सिंघानिया कॉरपोरेशन की स्थापना रुद्र के पिता ने की थी। तार्किक रूप से कहे तो रुद्र वास्तव में असली वारिस था। हालांकि सिंघानिया कॉरपोरेशन को रुद्र द्वारा एकाधिकार होने से रोकने के लिए सिंघानिया परिवार ने रुद्र को जबरन परिवार से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने कृष्णकांत को सिंघानिया कॉरपोरेशन का कार्यभार संभालने दिया, इससे पहले कि इसे रवीश को सौंपा जाए। मूल रूप से सिंघानिया परिवार में हर किसी को इस मामले की एक मौन समझ थी। उनमें से प्रत्येक को इस मामले के कारण अपने स्वयं के लाभ भी प्राप्त हुए थे, लेकिन अंत में यह सिंघानिया कॉरपोरेशन अभी भी रुद्र का था। अगर रुद्र कानूनी माध्यमों से जाता तो उनके पास जो कुछ भी था वो हवा में गायब हो जाएगा। यही कारण था कि सिंघानिया परिवार जब उन्होंने रुद्र को देखा तो इतने घबराए हुए थे और उसे भगाने के लिए इतने बेचैन थे। क्योंकि कृष्णकांत मौजूद था, बाकी लोग कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और केवल रवीश की तरफ देख सकते थे। इस समय रवीश थोड़ा घबराया हुआ था। 2 सेकंड के लिए हिचकिचाने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और रुद्र से धीरे से पूछा, रुद्र, क्या तुम अचानक वापस इसलिए आए क्योंकि तुम्हें बाहर कुछ परेशानी हुई? अगर तुम्हें कोई परेशानी होती है तो मुझे सीधे बताओ। जब तक मैं मदद कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। भतीजे, रुद्र ने रवीश की बातें सुनने के बाद वह ताना मारे बिना नहीं रह सका। फिर उसने उदासीनता से कहा, रवीश, तुम्हें इस समय मेरे साथ अच्छा होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि तुमने उस समय मेरे साथ क्या किया था। तुम सिर्फ इस बात से चिंतित हो कि मैं वापस आकर तुमसे पारिवारिक व्यवसाय छीन लूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ एक अच्छा व्यक्ति होने का नाटक कर रहे हो। रवीश ने एक अजीब भाव के साथ रुद्र की तरफ देखा। सिंघानिया परिवार के अन्य सदस्य उलझन में थे, क्योंकि उनकी धारणा में रुद्र का हमेशा एक कमजोर चरित्र था। हालांकि इस बार रुद्र की वापसी ने लोगों को यह महसूस कराया कि वह एक अलग व्यक्ति था। उसके बोलने का तरीका और वह जिस तरह से खुद को रखता था वह पूरी तरह से बदल गया था। अगर यह तथ्य नहीं होता कि रुद्र की शक्ल बिल्कुल नहीं बदली थी, तो ये लोग वास्तव में विश्वास नहीं करते कि इस समय उनके सामने बैठा व्यक्ति वो मूर्ख बच्चा था जिसे उस समय उनके द्वारा सिंघानिया परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। कृष्णकांत इस समय भी बहुत शांत था। उसे लगा कि इतने सालों तक अकेले भटकने के बाद रुद्र के व्यक्तित्व का बदलना सामान्य था। इसके अलावा रुद्र का सिंघानिया परिवार के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उसे ये कहकर अपने दिल में नफरत निकालनी चाहिए। चिन्मय का सीधा स्वभाव था। वो रुद्र के व्यंग्य को बिल्कुल सहन नहीं कर सका और एक नाखुश भाव के साथ रुद्र पर चिल्लाया, छोटे लड़के, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? हमारे साथ बातों को घुमाओ मत। क्या तुम पैसे से कम हो या कुछ और? जब रुद्र ने चिन्मय की बातें सुनी तो वो हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और पूछा, चिन्मय, हम में से कौन पैसे से कम है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? चिन्मय ने रुद्र की बातें सुनने के बाद दोषी विवेक के साथ जवाब दिया। रुद्र ने एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ अपनी आंखें सिकोड़ी। 6 महीने पहले तुमने अहमदाबाद कैसीनो में लगभग 200 मिलियन खो दिए और 100 मिलियन से अधिक का जुआ ऋण बकाया था। तुमने कितना पैसा चुकाया है? इस समय रुद्र का लहजा बहुत स्वाभाविक था, जैसे कि वह एक महत्वहीन मामले के बारे में बात कर रहा था। हालांकि सिंघानिया परिवार की आंखों में उसके शब्द एक वज्रपात की तरह थे। जब सिंघानिया परिवार ने रुद्र की बातें सुनी तो उनके मुंह तुरंत नीचे गिर गए और उन्होंने अपना सिर चिन्मय की तरफ मोड़ दिया। यह स्पष्ट था कि वे इस बारे में नहीं जानते थे। चिन्मय के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए और उसके माथे पर एक ठंडा पसीना फूट पड़ा। केवल उसकी पत्नी जानती थी कि वह 100 मिलियन रुपए का जुआ ऋण बकाया था। इस बारे में कोई और बिल्कुल नहीं जानता था। चिन्मय वास्तव में यह नहीं समझ सका कि रुद्र को इस बारे में कैसे पता चला। हालांकि
चिन्मय को रुद्र की असली पहचान नहीं पता हो सकती है। रुद्र के लिए सिंघानिया परिवार की पृष्ठभूमि की जांच करना बहुत आसान था। रुद्र मूल रूप से नेहाल से कृष्णकांत की जांच करने में मदद करने के लिए कहना चाहता था। अपने माता पिता की दुर्घटना से हुई मृत्यु के बारे में कुछ सुराग ढूंढना चाहता था। हालांकि रुद्र को उम्मीद नहीं थी कि नेहाल को कोई मूल्यवान सुराग नहीं मिलेगा, बल्कि इसके बजाय सिंघानिया परिवार पर सभी गंदगी मिल जाएगी। चूंकि सिंघानिया परिवार अभी भी इतना असभ्य और नीच था, तो उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई चेहरा नहीं दिया। उसे चिन्मय के लगभग 100 मिलियन रुपए के जुआ ऋण को उजागर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। चिन्मय अचानक खड़ा हो गया और गुस्से वाले भाव के साथ रुद्र पर चिल्लाया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब 100 मिलियन रुपए का जुआ ऋण बकाया किया? इस समय वो रुद्र को अपनी आभा से डराने की योजना बना रहा था ताकि रुद्र बकवास करना जारी न रखे। अहमदाबाद में ग्रैंड लक कैसीनो के मालिक का नाम कुलदीप है। तुम्हें मुझसे बेहतर पता है कि तुम पर पैसे बकाया है या नहीं। इसके अलावा इस पैसे पर ब्याज पहले ही 180 मिलियन तक पहुंच गया है। तुम इस पैसे को बिल्कुल नहीं चुका सकते, इसलिए तुमने अपने हाथों में सिंघानिया कॉर्पोरेशन के 20% शेयरों को कुलदीप को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना। रुद्र ने शांति से कहा। इस बार चिन्मय पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र को पता होगा कि उसने पहले ही शेयर स्थानांतरित कर दिए थे। चिन्मय वास्तव में यह नहीं समझ सका कि रुद्र को इन चीजों के बारे में कैसे पता चला। रुद्र ने एक घूंट चाय पी और चिन्मय से मुस्कान के साथ पूछा, भले ही सिंघानिया कॉर्पोरेशन कुछ साल पहले जैसा अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी बाजार कीमत कम से कम 1.5 बिलियन होनी चाहिए, है ना? 20% शेयर लगभग 300 मिलियन है। इसे इस तरह से देना थोड़ा ज्यादा नुकसान नहीं है। चिन्मय तुरंत स्तब्ध रह गया। उसे यह भी नहीं पता था कि रुद्र की बातों का जवाब कैसे दिया जाए। सिंघानिया परिवार के अन्य सदस्य भी हक्का बक्का रह गए थे। वे चिन्मय की तरफ देख रहे थे जैसे कि वे उससे एक स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सिंघानिया कॉर्पोरेशन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे सिंघानिया परिवार का था। लेकिन चिन्मय ने किसी की सहमति के बिना सीधे शेयर स्थानांतरित कर दिए थे। इससे सिंघानिया कॉर्पोरेशन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना थी। इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला व्यक्ति शायद चिन्मय का बड़ा भाई रवीश होगा। आखिरकार एक बार जब सिंघानिया कॉर्पोरेशन में एक बाहरी व्यक्ति एक शेयरधारक के रूप में होगा, तो रवीश निगम पर कुल नियंत्रण खो देगा। चिन्मय, क्या तुमने सच में शेयर ट्रांसफर किए? रवीश ने चिन्मय से ठंडेपन से पूछा। चिन्मय ने रवीश की बातें सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से खड़ा हुआ और चिल्लाया, बड़े भाई, इस बच्चे की बकवास मत सुनो। मैं अपने शेयर एक बाहरी व्यक्ति को कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या यह सच है कि तुम पर कर्ज है? रवीश ने पूछना जारी रखा। ये चिन्मय का चेहरा थोड़ा अजीब था। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने जोर से कहा, भाई, मैं मानता हूं कि मुझ पर कर्ज है, लेकिन मैंने सच में अपने शेयर ट्रांसफर नहीं किए। अगर आपने मुझे 10,000 हिम्मत भी दी होती तो भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम दोनों जाकर कंपनी के शेयर की जांच कर सकते हैं। रवीश सिंघानिया कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। अगर शेयरों में सच में कोई बदलाव होता तो रवीश को निश्चित रूप से पहले ही क्षण में पता चल जाता। इसलिए रवीश अभी भी चिन्मय की बातों पर विश्वास करता था। रुद्र, मुझे लगता है कि तुमने बाहर कुछ अफवाहें सुनी होंगी। तुम्हारा तीसरा अंकल, वो। रवीश ने अपना सिर घुमाया और रुद्र को समझाने की कोशिश की। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। चिन्मय और रामेश्वर ने एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि ये शेयर सतह पर अभी भी रवीश के हैं। जब तक रामेश्वर इस समझौते को बाहर निकालता है, वो किसी भी समय शेयरों को ट्रांसफर कर सकता है। चिन्मय को चिंता थी कि तुम्हें पता चल जाएगा, इसलिए उसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। रुद्र ने एक मुस्कान के साथ कहा। चिन्मय ने रुद्र को देखा और तुरंत टूट गया, क्योंकि उसने रुद्र के इन चीजों को जानने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार ये चीजें रामेश्वर ने खुद नेहाल को बताई थी। रुद्र स्वाभाविक रूप से मामले के विवरण को अपनी हथेली की तरह जानता था। चिन्मय, क्या हो रहा है? रवीश आखिरकार इसे और नहीं सह सका और चिन्मय पर चिल्लाया। चिन्मय अवाक था।
वो रुद्र की बातों का खंडन करना नहीं जानता था। बड़े भाई, इस बदमाश की बकवास मत सुनो। वो सिर्फ एक गरीब छात्र है। वो इन चीजों को कैसे जान सकता है? उसने यह सब गढ़ा है। वो बस हमारे बीच दरार डालना चाहता है। चिन्मय की पत्नी प्राची ने देखा कि चिन्मय अब और नहीं रुक सकता था, इसलिए वह जल्दी से खड़ी हुई और चिल्लाया। रवीश एक पल के लिए हिचकिचाया। उसे लगा कि प्राची जो कह रही थी वो सही थी। उसने रुद्र की ओर मुड़ा और उससे धीरे से पूछा, रुद्र, तुमने ये खबर कहां से सुनी? मैंने इसे कहां से सुना? ये तुमसे संबंधित नहीं है। वैसे भी मैंने जो कहा वो सच है। रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया। क्या तुमने जो कहा वो सच है? प्राची ने रुद्र की सीट पर देखा और तिरस्कार से मुस्कुराने लगी। फिर उसने घृणा से कहा, तुम सिर्फ एक डिलीवरी मैन हो। तुम क्या जानते हो? तुम्हारे पास यह साबित करने के लिए क्या सबूत है कि तुमने जो कहा वो सच है? सबूत? रुद्र ने प्राची को एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और धीरे धीरे कहा, प्राची, मेरे पास चिन्मय के अनुबंध के हस्तांतरण का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे ड्राइवर के साथ चक्कर होने का सबूत दिखा सकता हूं। रुद्र की बातें सुनने के बाद हर कोई एक बार फिर से सदमे की स्थिति में आ गया। यहां तक कि चिन्मय, जिसने अभी अभी अपनी आत्मा खो दी थी, अचानक अपना सिर उठाया और रुद्र को देखा। प्राची का चिन्मय के ड्राइवर के साथ चक्कर था। यह खबर वास्तव में बहुत विस्फोटक थी। कृष्णकांत का शरीर थोड़ा कांपने लगा। फिर उसने रुद्र की स्थिति को देखा। वह जानता था कि रुद्र सिंघानिया फैमिली के इन लोगों से बदला ले रहा था। तुमने अभी क्या कहा? प्राची ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और रुद्र से गुस्से में पूछा, क्या तुमने अभी जो कहा वो नहीं सुना? रुद्र ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और फिर आगे कहा, तुम्हारे ड्राइवर के साथ तुम्हारा कुछ समय से चक्कर चल रहा है ना? तुम इतने लंबे समय तक पकड़ी नहीं गई हो। मुझे कहना होगा कि तुम्हारी गोपनीयता काफी अच्छी है। बकवास करना बंद करो। मेरा ड्राइवर के साथ चक्कर कब था? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी? स्वाभाविक रूप से प्राची इसे स्वीकार नहीं करेगी। वो उत्तेजित होकर चिल्लाया, अगर तुम इस मामले को सभी के सामने लाना चाहती हो तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। वैसे भी मुझे परवाह नहीं है। रुद्र मुस्कुराया। रुद्र, क्या तुमने कहा कि तुम्हारे पास सबूत हैं? तो मुझे अपने सबूत दिखाओ, वरना मैं मेरी पत्नी का अपमान करने के लिए तुम पर मुकदमा करूंगा। चिन्मय ने दांत पीसे और रुद्र पर चिल्लाया, जब तक तुम कब्र में नहीं होगे तब तक रोओगे नहीं, है ना? रुद्र ने लाचार होकर कहा। फिर उसने अपना फोन निकाला और प्राची और उसके ड्राइवर की बिस्तर पर एक तस्वीर ढूंढी। सबूत यहां है। अगर तुम्हें लगता है कि तस्वीरें पर्याप्त नहीं है तो मेरे पास यहां एक वीडियो भी है। रुद्र ने अपना फोन मेज पर रखा और शांति से कहा। चिन्मय ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने जल्दी से रुद्र का फोन उठाया और पुष्टि की कि तस्वीर में लोग प्राची और उनका ड्राइवर थे। चिन्मय की आंखों में एक हत्यारी नजर झलकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसके पीछे ड्राइवर के साथ चक्कर चला रही होगी। इसके अलावा सिंघानिया फैमिली में हर कोई देख रहा था। चिन्मय आज पूरी तरह से शर्मिंदा था। सबूत देखकर प्राची भी बहुत घबरा गई। उसने चिन्मय से हकलाया, चिन्मय, तुम इस व्यक्ति की बकवास मत सुनो। आजकल तस्वीरें और वीडियो जैसी चीजें बनाई जा सकती है। मैंने सच में तुम्हें निराश करने के लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। हाँ, रुद्र ने प्राची के इस बिंदु पर भी इसे स्वीकार करने से इनकार करने की उम्मीद नहीं की थी। वो मुस्कुराया और कहा, यह सही है। तस्वीरें और वीडियो वास्तव में नकली हो सकते हैं, लेकिन डीएनए नकली नहीं हो सकता, है ना? अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो चिन्मय की सबसे छोटी बेटी को पितृत्व परीक्षण के लिए ले जाओ। मुझे लगता है कि तब सब कुछ सामने आ जाएगा। प्राची ने रुद्र को कुर्सी पर बैठे हुए देखा। चिन्मय की सबसे छोटी बेटी चिन्मय की नहीं थी। वो इसे किसी और से बेहतर जानती थी। अगर चिन्मय सच में अपनी सबसे छोटी बेटी को पितृत्व परीक्षण के लिए ले गया तो भले ही वो खुद को समझाने की कितनी भी कोशिश करे, ये बेकार होगा। जब दूसरों ने प्राची की प्रतिक्रिया देखी तो वे तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा था।
रुद्र अब जो कर रहा था वो बस उनके सबसे गंदे रहस्यों को उजागर करके उन्हें नष्ट कर रहा था। तुम कमीनी, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूं, लेकिन तुम मेरे पीछे चक्कर चला रही हो। चिन्मय चिल्लाया और प्राची की ओर भागा। बैठ जाओ, कृष्णकांत अचानक चिल्लाया। चिन्मय कृष्णकांत की डांट सुनकर हैरान रह गया। वो महसूस कर सकता था कि कृष्णकांत इस समय थोड़ा गुस्सा हो गया था, लेकिन उसने आगे धृष्टता करने की हिम्मत नहीं की। आखिर उसके पास अभी भी शेयरों का मुद्दा था जो हल नहीं हुआ था। प्राची अपनी आंखों में एक सुस्त नजर के साथ जमीन पर बैठी थी। इस समय उसने पूरी तरह से अपनी पिछली अभिमानी उपस्थिति खो दी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी हर चीज नष्ट हो गई थी। रुद्र, क्या कुछ और है? रुद्र की चाची नीति और नहीं सह सकी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि अगर रुद्र बात करता रहा तो किस तरह की गंदगी सामने आएगी। उसने रुद्र को जल्द से जल्द इस जगह से जाने की योजना बनाई। उस उद्देश्य के लिए वो रुद्र को एक बड़ी राशि देने के लिए तैयार थी। क्या तुम मुझे जारी रखने के लिए इतनी जल्दी में हो? रुद्र ने एक चंचल मुस्कान के साथ नीति को देखा और फिर हल्के से कहा, ठीक है, तो चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। मेरा व्यवसाय? नीति हैरान रह गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसका इंट्यूशन सही था। रुद्र यहाँ केवल चिन्मय के लिए नहीं था। जो लोग अतीत में रुद्र को नाराज करते थे वे आज बच नहीं पाएंगे। हाँ नीति, ऐसा लगता है कि तुम इतने सालों से अपनी स्थिति का उपयोग करके सिंघानिया कॉरपोरेशन की परियोजनाओं को गुप्त रूप से ड्रैगन सिटी कंस्ट्रक्शन नामक एक कंपनी को आउटसोर्स कर रही हो, है ना? इसके अलावा तुमने सिंघानिया कॉरपोरेशन के व्यापारिक रहस्यों को कई बार लीक किया है। क्या ये सच नहीं है? रुद्र ने लापरवाही से कहा। रुद्र के शब्दों को सुनने के बाद हर कोई बहुत हैरान नहीं था। सबसे पहले नीति द्वारा कंपनी के व्यापारिक रहस्यों को लीक करना चिन्मय के मामलों की तुलना में कुछ भी नहीं था। साथ ही हालांकि नीति ने अपने व्यवसाय को अन्य कंपनियों को आउटसोर्स करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग किया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। रवीश ने हमेशा ऐसी स्थितियों पर आंखें बंद कर ली थी। रुद्र, ये हमारा व्यवसाय है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रवीश ने बड़बड़ाया। तुम्हारा व्यवसाय? रुद्र हंसने लगा और फिर उदासीनता से कहा, तुम्हें ये कहने की वास्तव में हिम्मत है, लेकिन मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? नीति ने भौहें चढ़ाई और रुद्र से पूछा। मैं कहना चाहता हूं, नीति, तुम्हें अभी भी अपने पूर्ववर्ती की हत्या के मामले से निपटना चाहिए, है ना? रुद्र ने मुस्कान के साथ पूछा। इस बार सिंघानिया फैमिली के सदस्य फिर से चौंक गए। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि नीति अपने पूर्ववर्ती की हत्यारी थी। नीति वास्तव में विवाहित थी और उसका एक बच्चा था। हालांकि उसके पूर्ववर्ती को 5 साल पहले मार दिया गया था और हत्यारा अभी तक नहीं मिला था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि उसके पूर्ववर्ती को मारने वाला व्यक्ति नीति खुद थी। उस समय तुमने अपने पूर्ववर्ती को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा था, लेकिन तुमने उम्मीद नहीं की थी कि यह हत्यारा इस मामले का उपयोग करके तुम्हें धमकी देगा। ड्रैगन सिटी कंस्ट्रक्शन का बॉस जिसकी मैंने अभी अभी बात की, वो हत्यारा था जिसे तुमने उस समय काम पर रखा था। अब पुलिस को बस उसे ढूंढना है और लापरवाही से जांच करनी है और सब कुछ उजागर हो जाएगा। रुद्र मुस्कुराया। नीति हैरान रह गई। उसने निराशा में रुद्र को देखा। इस समय उसने रुद्र को ऐसे देखा जैसे वो किसी दानव को देख रही हो। यह रहस्य नीति के दिल में कई सालों से छिपा हुआ था और कभी किसी को नहीं बताया गया था। हालांकि उसने रुद्र को उस रहस्य को उजागर करने की उम्मीद नहीं की थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्रकट करने के लिए अनिच्छुक थी, और वह भी इतने आराम से। सिंघानिया फैमिली के लोगों ने नीति को गुप्त उद्देश्यों के साथ देखा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि नीति एक हत्यारी होगी। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं? रुद्र ने धीरे धीरे नीति से पूछा। नीति ने रुद्र को देखा और पलटवार करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह रुद्र को नाराज कर देगी। अगर पुलिस को इस बारे में पता चला तो नीति का जीवन बर्बाद हो जाएगा। रुद्र, चाहे कुछ भी हो, हम परिवार हैं। तुम्हें इतना हृदयहीन होने की जरूरत नहीं है ना? रुद्र की चाची गौतम इसे और नहीं सह सकी। उसने भौहें चढ़ाई और रुद्र पर चिल्लाया,
परिवार। रुद्र ने इन 3 शब्दों को सुनने के बाद हंसने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने उदासीनता से कहा, तुम अब क्यों कह रही हो कि हम परिवार हैं? जब तुमने मुझे बाहर निकाला तो तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? हमने पहले तुम्हारे साथ कुछ अतिरंजित चीजें की थी। लेकिन गौतम रुद्र से कुछ समझाना चाहती थी। तुम्हें अब और कहने की जरूरत नहीं है। रुद्र को गौतम के पाखंड से घृणा महसूस हुई, इसलिए उसने उसे बाधित किया और जारी रखा, तुम्हें सिंघानिया फैमिली में इन लोगों के बीच एक अच्छा व्यक्ति माना जाना चाहिए। तुम एक मालकिन से ज्यादा कुछ नहीं हो। हालांकि मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूं। दूसरे पक्ष की पत्नी से निपटना नहीं है। अगर दूसरे पक्ष की पत्नी को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। गौतम हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र को पता चलेगा कि वह किसी और की मालकिन थी। इस समय रुद्र ने चिन्मय, प्राची, गौतम और नीति के सभी रहस्यों को सबके सामने उजागर कर दिया था। इनमें से कोई भी रहस्य सिंघानिया फैमिली को एक विशाल आपदा में डाल सकता था, और रुद्र ने वास्तव में ये सब एक ही सांस में कह दिया था। सिंघानिया फैमिली स्वाभाविक रूप से टूट गया। हालांकि वे ये नहीं समझ सकते थे कि रुद्र सिर्फ एक साधारण विश्वविद्यालय का छात्र था। उसे इन चीजों के बारे में कैसे पता चला? कृष्णकांत इस सब के दौरान चुपचाप रुद्र को देख रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। रुद्र, तुम क्या चाहते हो? तुम इस बार मेरे सिंघानिया फैमिली को संतुष्ट होने से पहले नष्ट करने के लिए वापस आए हो, है ना? रवीश ने रुद्र पर गुस्से में चिल्लाया। रुद्र ने अपना सिर घुमाया और रवीश को देखा। फिर उसने मुस्कान के साथ कहा, हमने दूसरों के बारे में बात करना खत्म कर दिया है। अब हम आखिरकार तुम्हारे बारे में बात कर सकते हैं। मैं मेरे बारे में क्या? रवीश एक पल के लिए हैरान रह गया और एक परप्लेक्स्ड स्वर में पूछा, जब मैंने शहर छोड़ा तो सिंघानिया कॉरपोरेशन का बाजार मूल्य 5 अरब था। अब 1.5 अरब से कम बचा है। क्या यह सब तुम्हारे खराब प्रबंधन के कारण नहीं है? रुद्र ने मुस्कान के साथ पूछा। मैं मानता हूं कि मेरी व्यवसाय प्रतिभा तुम्हारे पिता जितनी अच्छी नहीं है। मैं वास्तव में सिंघानिया कॉरपोरेशन की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हूं। रवीश ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हाँ। रुद्र ने तिरस्कार से मुस्कुराया और फिर हल्के से कहा, ठीक है, नाटक करना बंद करो। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि तुम गुप्त रूप से सिंघानिया कॉरपोरेशन के धन का गबन कर रहे हो, तो सिंघानिया कॉरपोरेशन का बाजार मूल्य पहले ही 10 अरब से अधिक हो गया होता। मैंने सिंघानिया कॉरपोरेशन का पैसा गबन किया। रुद्र की बात सुनकर रवीश सत्ते में आ गया। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी रुद्र की बात पर अविश्वास झलक रहा था। तुमने बस कुछ ही सालों में सिंघानिया कॉरपोरेशन का आधे से ज्यादा फंड अपने बेटे के ओवरसीज खाते में ट्रांसफर कर दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगला कदम सिंघानिया कॉरपोरेशन को दिवालिया घोषित करना है। फिर तुम्हारे पास माइग्रेट करने का बहाना भी हो जाएगा, है ना? रुद्र ने एकदम सही निशाने पर वार किया। बकवास। रवीश ने आंखें फाड़कर देखा और चिल्लाया, सिंघानिया कॉरपोरेशन का चेयरमैन मैं हूं। मेरे पास सिंघानिया कॉरपोरेशन के 30% शेयर है। मैं क्यों चाहूंगा कि सिंघानिया कॉरपोरेशन डूब जाए? रुद्र के पिता की मौत के बाद सिंघानिया परिवार ने सिंघानिया कॉरपोरेशन के शेयर बांट लिए थे। रवीश और पवन के पास 30% शेयर थे। चिन्मय सिंघानिया के पास 20%, गौतम सिंघानिया और नीति सिंघानिया के पास 15 से 15% और कृष्णकांत सिंघानिया के पास अभी 20% शेयर थे। इसलिए सिंघानिया परिवार के बाकी सदस्यों को लगा कि रुद्र जो कह रहा है वो सच नहीं है। उन्हें लगा कि रवीश को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास सिंघानिया कॉरपोरेशन के 30% शेयर है, लेकिन अगर तुम सिंघानिया कॉरपोरेशन के फंड को ओवरसीज ट्रांसफर कर देते हो तो तुम 100% शेयरों को कंट्रोल कर पाओगे। सीधी सी बात है, तुम सिंघानिया परिवार के बाकी सदस्यों के साथ सिंघानिया कॉरपोरेशन को बांटना नहीं चाहते। तुम्हारा असली मकसद पूरे सिंघानिया कॉरपोरेशन पर अकेले कब्जा करना है। रुद्र ने हल्के से कहा, और छोटे कमीने, क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे मन में ऐसे कोई कयाल नहीं है। रुद्र के मुंह से अपने असली मन की बात सुनकर रवीश अचानक भड़क उठा और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बस सिंघानिया कॉरपोरेशन के सभी शेयर होल्डरों की एक मीटिंग बुलाओ और सिंघानिया कॉरपोरेशन के फंड की दिशा की जांच करवा लो। रुद्र ने धीमे से कहा। चिन्मय, गौतम और नीति को भी लगा कि रुद्र की बात सच हो सकती है। आखिरकार रुद्र ने उनके बारे में जो कुछ भी कहा था वो सही निकला था। रवीश के बारे में भी वह गलत नहीं होगा। इस मामले में उन तीनों का हित शामिल था। वे तीनों यकीनन ऐसा दिखावा नहीं कर सकते थे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। रवीश, मुझे लगता है कि हमें एक शेयर होल्डरों की मीटिंग आयोजित करनी चाहिए। चिन्मय ने रवीश से फुसफुसाकर कहा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रवीश ने चिन्मय से दबी आवाज में पूछा। रवीश, मैं तुम्हें शेयर होल्डरों की मीटिंग बुलाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। आखिरकार सिर्फ एक शेयर होल्डरों की मीटिंग ही तुम्हारी निर्दोषता को साबित कर सकती है। चिन्मय ने धीरे से कहा। रवीश ने माथे पर बल डाले और कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि एक बार शेयर होल्डरों की मीटिंग हो गई तो वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा। कंपनी का पैसा गबन करने के जुर्म में उसे जेल जरूर जाना पड़ेगा। रवीश ने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र के आने का उस पर इतना भयानक असर होगा। अगर आज रुद्र ने जो बातें कही वे बाहर फैल गई तो सिंघानिया परिवार का टूटना तय था। कुछ देर के लिए वहां मौजूद हर कोई शांत हो गया। सबने अपने सिर झुका लिए और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रुद्र उन्हें इस हालत में लाकर खड़ा कर देगा। हो गया तुम्हारा? कृष्णकांत ने धीरे से ऊपर रुद्र की ओर देखा और पूछा। लगभग। रुद्र ने सिर हिलाया। ठीक है, अब बताओ तुम इस बार वापस क्यों आए हो? तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सब हमारे परिवार की बातें हैं। वो सच है या झूठ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कृष्णकांत ने शांत तरीके से कहा। ठीक है, मुझे। रुद्र बोलने ही वाला था कि अचानक उसे दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। सबने दरवाजे की ओर मुड़कर देखा और रवीश की पत्नी को पवन के साथ अंदर आते देखा। जब पवन ने रुद्र को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसका चेहरा बदल गया और वह दौड़ता हुआ करीब आया। फिर उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वापस आने की? आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। क्या पिछला थप्पड़ काफी नहीं था? रुद्र धीरे से मुड़ा और पवन की ओर देखकर ठंडे लहजे में पूछा। जब पवन ने रुद्र की बात सुनी तो वह तुरंत रुक गया और डर भरी निगाहों से रुद्र को देखने लगा। इस वक्त पवन को एहसास हुआ कि वह रुद्र का मुकाबला कतई नहीं कर सकता। अगर वह अभी रुद्र पर हमला करेगा तो रुद्र के थप्पड़ से यकीनन हवा में उछल जाएगा। पवन, क्या चल रहा है? रवीश को गड़बड़ी का एहसास हुआ। उसने माथे पर बल डाले और पवन से पूछा। पवन ने एक गहरी सांस ली। इससे पहले बत्रा फैमिली ने खबर फैलने से रोक दी थी, इसलिए पवन ने किसी को भी इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं की थी। मगर रुद्र को यहां देखकर उसे अब किसी बात की फिक्र नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, दादाजी, कल बत्रा फैमिली के शादी के भोज में रुद्र ने ही मुझे थप्पड़ मारा था। क्या रुद्र उस कमीने ने तुम्हें मारा? रवीश की पत्नी अभी यहां नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। इसलिए वो अब भी रुद्र के साथ बुरे व्यवहार से पेश आ रही थी। वो अपनी पूरी आवाज में चिल्लाई, हाँ, रुद्र ने ही मुझे मारा था। पवन ने जल्दी से सिर हिलाया। रुद्र, कमीने, तुम्हें मेरे बेटे को मारने का क्या हक है? आज मैं तुम्हारे साथ आर पार की लड़ाई लड़ूंगी। रवीश की पत्नी पागल सी हो गई थी और अपने नाडून निकालकर रुद्र की ओर दौड़ी। शांत हो जाओ। रवीश जानता था कि आज का रुद्र अब पहले वाला रुद्र नहीं रहा। अगर उसकी पत्नी ने रुद्र को मारा तो रुद्र उनके सारे राज खोल देगा और चीजें और भी परेशान करने वाली हो जाएंगी। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुमने पवन की बात नहीं सुनी? तुम अब भी इस माहीन कमीने की रक्षा क्यों कर रहे हो? उस वक्त उसके माता पिता उसी के हाथों मारे गए थे। वो एक मनहूस है। रवीश की पत्नी पागलपन में चिल्लाई, तुमने अभी मेरे बारे में क्या कहा? रुद्र का चेहरा बदल गया जब उसने ये सुना। उसने रवीश की पत्नी से ठंडे लहजे में पूछा, मैंने कहा कि तुम एक मनहूस हो। तुम्हारे माता पिता, इससे पहले कि रवीश की पत्नी इंदिरा समझ पाती कि क्या चल रहा है,
उसने अपना मुंह खोला और गाली दी। धमाका। रुद्र ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और रवीश की पत्नी इंदिरा को एक थप्पड़ जड़ दिया। एक पल में पूरे विला में खामोशी छा गई। इंदिरा रुद्र के थप्पड़ से हवा में उछलकर गिर गई। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र अब इतना बेशर्म हो जाएगा। उसने सिर्फ पवन को ही मारने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसे भी मारने की हिम्मत की। तुम मुझे बुरा भला कह सकती हो, लेकिन अगर तुमने फिर कभी मेरे माता पिता का जिक्र करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, रुद्र ने इंदिरा से ठंडे चेहरे के साथ कहा। रुद्र के थप्पड़ खाने के बाद रवीश की पत्नी इंदिरा सन्न रह गई। वो वहीं जड़ की तरह खड़ी रही और रुद्र को अविश्वास भरी नजरों से देखती रही। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो रुद्र हमेशा सब्र करता था, वो आज इतना बेशर्म और हिम्मती हो जाएगा। रवीश, क्या तुम बस खड़े होकर देखते रहोगे और इसे मेरे साथ ऐसा करने दोगे? इंदिरा ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद रवीश पर चिल्लाया। क्या तुम चुप नहीं रह सकती? इस बार रवीश ने इंदिरा की मदद करने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने माथे पर बल डाले और इंदिरा को ठंडे लहजे में डांटा। आखिरकार सिंघानिया फैमिली पहले से ही उलझनों में घिरा हुआ था। अकेले रुद्र के पास सिंघानिया फैमिली के हर सदस्य की पोल थी। अगर यह जानकारी बाहर फैल गई तो पूरा सिंघानिया फैमिली बिखर जाएगा। ऐसे में वह अभी इंदिरा से निपटने के मूड में कैसे हो सकता था? इंदिरा ने अपनी गाल को पकड़ा और उलझन भरे भाव से देखा। वह सच में समझ नहीं पा रही थी कि आज क्या हो रहा है। उसे किसी ने पीटा, लेकिन सिंघानिया फैमिली में किसी को परवाह नहीं थी। रवीश ने बेबसी में आह भरी। फिर वो पवन के सामने गया और धीमी आवाज में पूछा, रुद्र ने तुम्हें क्यों मारा? पवन एक पल के लिए अचंभित हुआ। फिर उसने जल्दी से कहा, कल बत्रा फैमिली की शादी थी। मुझे नहीं पता रुद्र को क्या हुआ। उसने होटल में हंगामा खड़ा कर दिया और वंशिका महाजन को अपने साथ ले जाना चाहता था। मुझे चिंता थी कि इससे हमारे सिंघानिया फैमिली पर असर पड़ेगा, इसलिए मैंने रुद्र को अपने साथ ले जाना चाहा। हालांकि रुद्र ने न सिर्फ मेरा आभार नहीं माना, बल्कि उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। क्या रुद्र सच में बत्रा फैमिली के शादी के भोज में हंगामा करने गया था? ये सुनकर कृष्णकांत आखिरकार शांत नहीं रह पाया। वो अचानक खड़ा हो गया और अविश्वास भरे भाव में चिल्लाया, अभी रुद्र ने सिंघानिया फैमिली के इतने सारे भेद खोले थे, पर कृष्णकांत ने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आखिरकार वो सिंघानिया फैमिली का आंतरिक मामला था। उसे बंद दरवाजों के पीछे सुलझाया जा सकता था। मगर अगर रुद्र ने सच में बत्रा फैमिली को नाराज कर दिया था तो स्थिति अलग थी। बत्रा फैमिली कोई ऐसा नहीं था जिसे सिंघानिया फैमिली भड़काने की हिम्मत कर सके। अगर बत्रा फैमिली सचमुच गुस्सा हो गई तो सिंघानिया फैमिली तबाही के कगार पर आ सकता था। जी हाँ, रुद्र ने न सिर्फ शादी के भोज में हंगामा किया, बल्कि उसने प्रवीण बत्रा के पैर भी तोड़ दिए और वंशिका महाजन को अपने साथ ले गया। बत्रा फैमिली ने खबर फैलने से रोका हुआ है, इसलिए बाहर के लोगों को इस बारे में नहीं पता। पवन ने जल्दी से जवाब दिया और फिर जारी रखा, रुद्र इस बार बड़ी मुसीबत में है। बत्रा फैमिली यकीनन रुद्र को नहीं छोड़ेगी। जब सिंघानिया फैमिली ने पवन की बातें सुनी तो वे सब चिंतित हो गए। इस वक्त उन्होंने रुद्र की कही हुई उन बातों को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि वे सब जानते थे कि अब सबसे जरूरी बात रुद्र के बत्रा फैमिली को नाराज करने के मामले को सुलझाना था। बाकी सब बाद में सुलझाया जा सकता था। रुद्र, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बत्रा फैमिली के शादी के भोज में हंगामा करने क्यों गए थे? रवीश ने रुद्र पर चिल्लाया। हाँ, यही बात है। रुद्र, क्या तुम जानते हो कि ऐसा करके तुम सिंघानिया फैमिली पर कितनी बड़ी मुसीबत लाओगे? अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हमें साथ मत घसीटो। चिन्मय भी जोर से चिल्लाया। बत्रा फैमिली के शादी के भोज में क्या हुआ वह मेरा मामला है। इसका आप सब में से किसी से कोई लेना देना नहीं है ना? रुद्र ने शांत तरीके से जवाब दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है? हालांकि तुम पहले ही हमारे सिंघानिया फैमिली को छोड़ चुके हो। तुम जो भी हो, सिंघानिया फैमिली के सदस्य तो हो।
तुम्हारे काम सिंघानिया फैमिली का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीति ने रुद्र की ओर इशारा किया और चिल्लाई, जो होना था वो हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। रुद्र ने उदासीनता से कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? ये लड़का मनहूस है, जहां भी जाता है मुसीबत लेकर आता है। इंदिरा को जाहिर तौर पर याद नहीं रहा कि रुद्र ने अभी उसे थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो चिल्लाकर बोली, बस बहस बंद करो। कृष्णकांत ने माथे पर बल डाले और चिल्लाया। फिर वो रुद्र के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने सच में प्रवीण के पैर तोड़े? हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया। क्या तुम वंशिका महाजन को अपने साथ ले गए? कृष्णकांत ने पूछना जारी रखा। हाँ, रुद्र ने फिर से सिर हिलाया। तुम इतने मंदबुद्धि कैसे हो सकते हो? कृष्णकांत ने निराशा में चिल्लाया और फिर जारी रखा, तुम सिंघानिया फैमिली में कितनी भी मुसीबत खड़ी करो, मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूं। आखिरकार हमने ही तुम्हें भगाया था। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे मन में हमारे लिए नाराजगी है, लेकिन तुमने बत्रा फैमिली को क्यों नाराज किया? क्या बत्रा फैमिली कोई ऐसा है जिससे तुम नाराज कर सकते हो? तुम क्या कहना चाहते हो? रुद्र ने कृष्णकांत से धीरे से पूछा। अभी मेरे साथ बत्रा फैमिली के घर चलो और माफी मांगो और देखो कि क्या ये मामला शांतिपूर्वक सुलझ सकता है। कृष्णकांत ने जवाब दिया। माफी मांगू? रुद्र ने कृष्णकांत की ओर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। फिर उसने धीरे से कहा, माफी तो बत्रा फैमिली को मांगनी चाहिए। स्वर्णा बत्रा ने लगभग भूषण महाजन को मार ही डाला था और वो वंशिका की शादी एक पागल से भी करवाना चाहती थी। मैंने सिर्फ प्रवीण का पैर तोड़ा है, ये तो उन्हें आसानी से छोड़ना हुआ। तुम क्यों? कृष्णकांत इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो सच में समझ नहीं पाया कि रुद्र में इतनी अकड़ भरी बातें कहने की हिम्मत कहां से आई। ये सिंघानिया फैमिली के लिए हो या तुम्हारे लिए, तुम अभी सिर्फ माफी ही मांग सकते हो। अगर तुम अभी माफी मांगते हो तो तुम्हें शायद जीने का एक मौका मिल सकता है, नहीं तो तुम यकीनन इंदौर से बाहर नहीं जा पाओगे। रवीश ने भी बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दिया और धीमी आवाज में रुद्र पर चिल्लाया, तुम चाहते हो कि मैं बत्रा फैमिली से माफी मांगू? वे इसके लायक नहीं हैं। रुद्र ने समय बर्बाद नहीं किया और जवाब दिया। रुद्र की बातें सुनकर सिंघानिया फैमिली तुरंत निःशब्द हो गया। वे सच में समझ नहीं पाए कि रुद्र में ऐसी बातें कहने की हिम्मत कहां से आई। वे ये भी नहीं समझ पाए कि रुद्र इतना जिद्दी क्यों था और बत्रा फैमिली से माफी मांगने से इनकार क्यों कर रहा था। पिताजी, जल्दी करो और कोई रास्ता निकालो। गौतम ने परेशान होकर कृष्णकांत पर चिल्लाया। वो रुद्र के कारनामों में फंसना नहीं चाहती थी। चूंकि रुद्र माफी मांगने को तैयार नहीं है, तो हम रुद्र को बत्रा फैमिली के हवाले क्यों न कर दे और रुद्र के साथ अपने संबंधों को साफ कर दे। बत्रा फैमिली रुद्र के साथ जो चाहे कर सकता है। वैसे भी रुद्र इतना सक्षम है तो उसे बत्रा फैमिली से डरना नहीं चाहिए। चिन्मय ने सीधे कहा। उसका मतलब बहुत साफ था। वह रुद्र को बत्रा फैमिली को सौंपना चाहता था और उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहता था। सिंघानिया फैमिली के बाकी सदस्यों को भी लगा कि चिन्मय की बातें सही हैं। वे सब कृष्णकांत की ओर देखने लगे और कृष्णकांत के जवाब का इंतजार करने लगे। चिन्मय की बातें सुनकर सिंघानिया परिवार के सभी सदस्य कृष्णकांत की ओर देखने लगे, जैसे कृष्णकांत के जवाब का इंतजार कर रहे हों। उन्हें लगा कि कृष्णकांत के हाँ करते ही वे रुद्र को बिना किसी झिझक के बत्रा फैमिली के हवाले कर देंगे। इस तरह वे रुद्र से पूरी तरह छुटकारा पालेंगे, जो उनके लिए सिरदर्द बना हुआ था। रुद्र ने भी अनजाने में कृष्णकांत की ओर देखा। वह देखना चाहता था कि कृष्णकांत क्या चुनता है। हम रुद्र को बत्रा फैमिली के हवाले नहीं कर सकते। तभी कृष्णकांत अचानक बोल पड़ा। कृष्णकांत की बात सुनकर सब हैरान रह गए। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हम रुद्र को बत्रा फैमिली के हवाले क्यों नहीं कर सकते? इस वक्त रुद्र को बत्रा फैमिली को सौंपना सबसे बेहतर विकल्प है। चिन्मय कृष्णकांत का मतलब समझ नहीं पाया और उत्तेजित होकर चिल्लाया। रुद्र ने इस बार इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हम रुद्र को बत्रा फैमिली के हवाले कर भी दे तो भी बत्रा फैमिली इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। कृष्णकांत ने हल्के से जवाब दिया।
सब उलझन भरे भावों से कृष्णकांत की ओर देख रहे थे, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि कृष्णकांत साफ तौर पर रुद्र को बचाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र और कृष्णकांत का रिश्ता हमेशा से अजीब रहा था। रुद्र के माता पिता की मौत से पहले कृष्णकांत रुद्र के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, मगर उनके गुजर जाने के बाद कृष्णकांत जैसे कोई और ही इंसान बन गए थे और रुद्र को सिंघानिया परिवार से बाहर निकाल दिया था। इसलिए रुद्र के मन में हमेशा ये सवाल रहा कि क्या कृष्णकांत के पास सच में कोई ऐसी बात है जिसे वो बता नहीं सकता। रुद्र माफी मांगने को तैयार नहीं है और पिताजी, आप भी रुद्र को बत्रा फैमिली के हवाले करने को तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? वो बस यहाँ बैठकर बत्रा फैमिली का बदला लेने का इंतजार तो नहीं कर सकता, है ना? चिन्मय ने बेचैनी से पूछा। कृष्णकांत कुछ देर के लिए झिझका, फिर पलटा और रुद्र से कहा, रुद्र, जितनी जल्दी हो सके इंदौर छोड़कर चले जाओ और बाकी की जिंदगी में कभी वापस मत आना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पिताजी, ये देखकर कि कृष्णकांत सचमुच रुद्र को जाने देने की योजना बना रहे हैं, चिन्मय ने जल्दी से उत्तेजित होकर चिल्लाया, चुप हो जाओ। कृष्णकांत ने भौहें सिकोड़ी और डांटा। फिर रुद्र से पूछा, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मेरे पास अभी कुछ काम है जिनसे निपटना है, मैं अभी जा नहीं सकता। रुद्र कुर्सी पर बैठा रहा और शांति से जवाब दिया, क्या कोई चीज इससे भी ज्यादा जरूरी है? क्या तुम जानते हो कि बत्रा फैमिली कितनी भयानक है? कृष्णकांत ने रुद्र की ओर देखकर बेप्सी से चिल्लाया, तुम्हारी नजरों में बत्रा फैमिली बहुत डरावनी हो सकती है, लेकिन मेरी नजरों में वे कुछ भी नहीं है। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रुद्र ने लापरवाही से कहा। चिन्मय ने रुद्र को देखा और फुसफुसाया, पिताजी, ये लड़का समझता नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है। अगर आप मुझसे पूछें तो हमें बस इस लड़के को नजरअंदाज करना चाहिए। उसे जो करना है करने दो। वैसे भी इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। पिताजी, जब तक हम रुद्र से सारे संबंध तोड़ लेते हैं, अगर बत्रा फैमिली बदला लेना चाहती है तो वे अकेले रुद्र पर बदला ले सकती है। इस मामले का हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा, नीति ने जल्दी से कहा। कृष्णकांत बेबस भाव से खड़ा रहा। वह एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इंदौर वापस आते ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। डिंग डोंग। हालांकि ठीक इसी पल अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी तेजी से दौड़कर दरवाजा खोलने गई और लोगों का एक बड़ा समूह विला के अंदर दाखिल हुआ। क्या कृष्णकांत घर पर है? आगे चल रहे बुजुर्ग ने हंसते हुए चिल्लाकर पूछा। सिंघानिया परिवार के सभी सदस्य ये सुनकर दंग रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिंघानिया परिवार के विला में दिखाई देने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि बत्रा फैमिली के मुखिया भास्कर बत्रा और उनका समूह थे। हसीन और खूबसूरत स्वर्णा बत्रा घबरा कर भास्कर के पीछे चल रही थी। मूल रूप से बत्रा फैमिली में जिसका भी कोई कहना था, वे सभी सिंघानिया परिवार के विला में मौजूद थे। ये साफ था कि वे यहाँ उन्हें सजा देने आए थे। कृष्णकांत खुद पर कड़वाहट से हंसे बिना नहीं रह पाया। उसने सोचा भी नहीं था कि बत्रा फैमिली इतनी तेजी से काम करेगी। मिस्टर बत्रा, आप यहाँ क्यों? कृष्णकांत ने स्वाभाविक रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से बाहर दौड़ा और भास्कर से आदर से पूछा, कृष्णकांत, मुझे लगता है तुम्हारा पोता रुद्र सिंघानिया यहाँ है। भास्कर ने वैसे सवाल नहीं किया जैसा सबने उम्मीद की थी। इसके बजाय उसने बहुत विनम्रता से जवाब दिया। यह देखकर कि भास्कर सचमुच रुद्र को ढूंढने आए हैं, कृष्णकांत का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक पल के लिए वो समझ नहीं पाया कि क्या करे। रुद्र यहाँ है, चिन्मय पूरी ताकत से चिल्लाया। इस वक्त चिन्मय के मन में सिर्फ एक ही विचार था और वह यह था कि जल्दी से रुद्र को बत्रा फैमिली के हवाले कर दिया जाए। इस तरह वो खुद को फंसने से बचा सकता था। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चिन्मय की बातें सुनकर भास्कर की आंखों में उत्साह झलक उठा। वह पूरा दिन रुद्र को ढूंढ रहा था। उसने इंदौर के सभी होटलों में जांच की थी, फिर भी रुद्र नहीं मिला था। बाद में जब भास्कर को पता चला कि रुद्र कृष्णकांत का पोता है, तो वह तुरंत बत्रा फैमिली के सदस्यों को सिंघानिया परिवार के पास लेकर आया। मिस्टर बत्रा, कल शादी में रुद्र ने जो हंगामा किया,
उसका सिंघानिया परिवार से कोई लेना देना नहीं है। रुद्र कुछ साल पहले ही सिंघानिया परिवार छोड़ चुका है। अगर आप उसे सजा देना चाहते हैं तो आप बस रुद्र को अपने साथ ले जाएं। हमारे सिंघानिया परिवार को कोई शिकायत नहीं होगी। चिन्मय ने भास्कर की ओर देखकर मुस्कुराया। भास्कर ने उदासीनता से चिन्मय की ओर देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वो तेजी से डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गया। जब चिन्मय ने भास्कर को रुद्र की ओर जाते देखा तो वो थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अब वो बस इंतजार कर सकता है और तमाशा देख सकता है। कृष्णकांत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बत्रा फैमिली रुद्र के साथ क्या करने की योजना बना रही है। लेकिन अब की स्थिति को देखते हुए बत्रा फैमिली के इतने सारे लोगों का यहाँ आना मतलब था कि बत्रा फैमिली इस मामले को बहुत अहमियत दे रही थी। भास्कर बेहद आदर भरे भाव से रुद्र के सामने गया। रुद्र शुरू से आखिर तक कुर्सी पर बैठा रहा। उसने तो ऊपर देखकर भास्कर की ओर देखा भी नहीं। पवन ये नजारा देखकर मन ही मन हंसा। उसे लगा कि रुद्र अभी जितना ज्यादा घमंड करेगा, बाद में उसे उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी। भास्कर रुद्र के पास गया और गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। फिर उसने रुद्र से आदर से कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपका दिन शुभ हो। मैं बत्रा फैमिली का मुखिया भास्कर बत्रा हूं।